हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर सीटेट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जो इस वीडियो में सीडीपी क्वेश्चन 2024 के जैन में जो पेपर आया हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ 2024 का है, ये सेट आई है। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास शिक्षण शास्त्र। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन कर रहा है जेंडर संबंधिता, दूसरा कह रहा है जेंडर समानता, तीसरा कह रहा है जेंडर समता, चौथा कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लड़का है वो भाला फेंकने में हिस्सा लेगा, ठीक है, और जो लड़की है वो क्या है, उसकी बहन हिस्सा ले सकता है किसमें, रस्सी कूदने में। जो लड़की है वो रस्सी कूदने में हिस्सा लेगी। या तो सीधा जेंडर स्टीरियोटाइप की बात आ गई। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग डैश। पहला ऑप्शन कह रहा है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसमें मौखिक की कोई बात ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन 4 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो बताइए या तो फर्स्ट होगा या तो सेकेंड होगा। तो फर्स्ट कह रहा है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, उसमें कई सारे आंसर हो सकते हैं। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है उसके एक ही आंसर होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ना, जिसमें 4 ऑप्शन देते हैं, तो उसमें से एक ही सही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, अभिसारी जो होता है एक सही समाधान पर स्थिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तीसरा ऑप्शन है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। चौथा ऑप्शन है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निश्चित पाठ्यचर्या। फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता है, करिकुला फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसमें लचीलापन होता है। मानक मूल्यांकन के आसपास एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो ये पूछ ही रहा है गलत कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये अजप्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। कथन कह रहा है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बात तो सही लग रही है। कारण क्या कह रहा है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी का सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। पहला कह रहा है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ए की आर व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही है पर ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है दोनों गलत है। तो बताइए ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि लर्निंग कंस्ट्रक्ट देयर वन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट द ऑलरेडी नो। जो हमें पिछला ज्ञान होता है, जो हम पिछला जानते हैं, उसी के उस पे तो हम आगे अपना पढ़ाई करते हैं ना। तो जो पिछला जो हम सीख चुके होते हैं वो हमारे आगे बढ़ने में फ़ायदा करता है। इसका ये कह रहा है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों की जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ये तो दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अजप्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कथन बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण कह रहा है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो बताइए कौन सा सही होगा, ए और आर दोनों सही है और आर की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए तो सही है पर आर गलत है। ठीक है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है, यूनिवर्सल नहीं होता है। सारे बच्चों का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है, वह एक तरह से वो नहीं डेवलप करते हैं, इसलिए जो विकास है वो सार्वभौमिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। पहला है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दूसरा है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। अगला देखते हैं असफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। चौथा कह रहा है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। पहला कह रहा है छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षा सबसे अच्छा तरीका है। ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आगे भी देखते हैं। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। तीसरा कह रहा है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चौथा कह रहा है पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा सीखना, ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। पहला है सामाजिक विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है गतिक विकास। बताइए विकास के पहलू तर्क चिंतन, यहाँ तर्क चिंतन की बात हो रही है, तो जहाँ तर्क चिंतन की बात हो जाएगी तो इंसान चिंतन कहाँ से करता है, दिमाग से करता है, तो इसमें समाज का कोई रोल ही नहीं है। सामाजिक विकास नहीं होगा। नैतिक विकास तो ये मोरल डेवलपमेंट आ जाता है, ये भी नहीं होगा। गतिक विकास मोटर डेवलपमेंट, ये तो चलने फिरने से है, तो ये भी नहीं होगा।
तर्क चिंतन इंसान दिमाग से करता है, इसलिए इसे संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 कह रहा है लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है असंतुलन, दूसरा है निजवाक, तीसरा है अनुकूलन, चौथा है संगठन। तो बताइए 9 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। जो लेव वाइगोत्स्की है उसने इनर स्पीच की बात करी है, ठीक है, निजवाक की बात करी है। ये असंतुलन, अनुकूलन ये पियाजे ने करी है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से कथन कारण वाले आ गए। ये कह रहा है, कथन कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कारण कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए भी सही है, आर भी सही है, एक दूसरे की आर एक ही व्याख्या भी करता है, ठीक है। क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क नैतिक विकास क्रमिक रूप से, इन्होंने स्टेजेस दिए, ठीक है। 3 लेवल है इसका, 3 लेवल है और एक लेवल में 2 स्टेज है, तो 3 लेवल हो गया, 3 लेवल हो गया और 6 स्टेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं का सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। दूसरा कह रहा है तार्किक गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। तीसरा कह रहा है संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। चौथा कह रहा है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण को सराहना करने के कौशल। बताइए ऐसे हावर्ड गार्डनर ने 8 वो दिए हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। हावर्ड गार्डनर बुद्धि के जो सिद्धांत होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। स्थानिक मतलब वो तो नेचर से, वो जैसे कि स्थानिक में आ जाएगा, इंजीनियर आ जाएंगे, ठीक है। प्राकृतिक से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तार्किक गणितीय, इसका नृत्य या क्रीड़ा से भी कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, नॉट सही नहीं है। पहला, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, यह तो सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है। तीसरा कह रहा है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। चौथा कह रहा है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अधिगम प्रक्रिया उत्पाद कैसे है, लर्निंग तो हम सीखते हैं ना, लर्निंग इज अ प्रोडक्ट रेदर देन ए प्रोसेस। ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये प्रोसेस है जो हम सीखते हैं, आज कुछ सीखते, कल कुछ सीखते, परसों कुछ सीखते, ठीक है। तो इसका सही आंसर, इसका गलत हो जाएगा 4 और इसमें गलत ही पूछा है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाई, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। पहला कह रहा है अपसारी चिंतन, दूसरा कह रहा है कार्यात्मक चिंतन,
तीसरा कह रहा है निष्क्रिय अनुसरण, चौथा कह रहा है प्रतिक्रिया से। तो बताइए 13 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 13 का हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। क्योंकि बच्चे इसमें ना ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर होते हैं, तो इससे बच्चों का जो क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो लेवल बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी मोरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रेन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर वन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। ये कह रहा है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किस कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। पहला है पहले स्तर के पहले चरण में, दूसरा ऑप्शन है पहले स्तर के दूसरे चरण में, तीसरा है दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, चौथा है तीसरे स्तर के पांचवें चरण में। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पहले स्तर के दूसरे चरण में, मतलब लेवल फर्स्ट स्टेज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहे हैं? 15 कह रहे हैं वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए पहला ऑप्शन है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, तो सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है सामाजिक संबंधता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। चौथा कह रहा है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। चौथा तो ऑप्शन गलत लग रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह को विभाजित करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बताइए 15 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? पहला है यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है। दूसरा है, आप यहाँ भी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, चौथा यह सामयिक और विशिष्ट होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक। ठीक है, यह समाइस सामयिक और विशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट एंड इन इन्फेंसी। पहला ऑप्शन है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है विकास सर से पांव तक होता है। तीसरा ऑप्शन है भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास की यह संवेदनशील अवधि है। चौथा है सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंग जो होता है हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कह रहा है विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। पहला कारण कह रहा है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। पहला कह रहा है ए और आर दोनों से ये एक ही आर व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है आर दोनों से ये लेकिन एक ही आर व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है ए से ये लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो बताइए 18 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और आर की व्याख्या करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। पहला कह रहा है छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। दूसरा कह रहा है छात्रों और शैक्षिकों के अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तीसरा कह रहा है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? 19 का 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पहला है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। दूसरा है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। तीसरा है शारीरिक समन्वय में कठिनाई। चौथा है स्थानिक समझ में जानकारी की कठिनाई। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पठन वैकल्य। पठन वैकल्य मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 कह रहे हैं निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? पहला ऑप्शन है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तीसरा है वे प्रश्न जो पाठ्य को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। चौथा है वो प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वे प्रश्न जो छात्रों को व्यक्तिगत राय पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये कह रहा है बाधिता एक डैश स्थित है जबकि अक्षमता एक डैश स्थित है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 इसका पहला ऑप्शन है जैविक कार्यात्मक। दूसरा है कार्यात्मक जैविक। तीसरा है क्रियात्मक शारीरिक। चौथा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो आइए 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बायोलॉजिकल फंक्शनल। बाधिता एक जैविक स्थित है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। दूसरा ऑप्शन है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तीसरा ऑप्शन है संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। चौथा है भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ठीक है। इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2 इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कह रहा है? प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? पहला ऑप्शन है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। तीसरा ऑप्शन है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। चौथा ऑप्शन है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? यहाँ सही पूछ रहे हैं।
पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, जो बाहर से आता है वो आंतरिक कैसे होगा। दूसरा कह रहा है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये हो सकता है। तीसरा कह रहा है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। चौथा कह रहा है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सेकंड, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। मोटिवेशन डेट कम फ्रॉम पर्सनल इंजॉयमेंट ऑफ द टास्क। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 कह रहा है निम्न में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। पहला है बोलकर सोचो, दूसरा है संकेत और इशारे, तीसरा है प्रश्न, चौथा है आधा हल किया हुआ उदाहरण, पांचवा है रट कर दोहराओ। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। इसका सही आंसर हो जाएगा बोलकर सोचो, ये भी होगा, संकेत और इशारे ये भी होगा, प्रश्न ये भी होगा, आधा हल किया हुआ उदाहरण ई नहीं होगा। रटकर दोहराव का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 कह रहे हैं विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, पहला ऑप्शन है अराजक है, दूसरा है शीर्षगामी है, तीसरा है रेखीय है, चौथा है समी दुराभिमुख है। तो बताइए 27 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो विकास है वो प्रोक्सिमो डिस्टल है। ठीक है, जो सेंटर से बाहर की ओर जाता है, जैसे ये इंसान है इसके सेंटर से बाहर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। पहला है इंद्रियों का समन्वय, दूसरा है विकेंद्रीकरण, तीसरा है परिकल्पित तार्किकता, चौथा है वस्तु अस्थापित। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डी सेंट्रिंग मतलब विकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 कह रहे हैं रस्सी कूदते समय पैरों में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उस रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी चालक अवस्था, चौथा है पूर्व चलन अवस्था। तो बताइए 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व चलन, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, चौथा ऑप्शन है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तो ये 30 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में CDP के 30 क्वेश्चन किए, जो आप अगर 15 दिसंबर को पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को देख कर जाएँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।